गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास टाइम वैल्यू एनविटीज़। मेरियन कर्क है जिसके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों एनविटीज़ हैं, एक ऑर्डिनरी एनविटी है, एक एनविटी ड्यू है। जो सी वाला ऑप्शन है वो ऑर्डिनरी एनविटी का है जो कि 10 ईयर्स के लिए है और आपको अगले 10 सालों तक हर साल $2500 मिलता रहेगा। दूसरी एनविटी ड्यू है जिसकी आपको 10 ईयर्स तक हर आने वाले साल में आपको $2200 रिसीव होते रहेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ एन्युइटीज एट द एंड ऑफ ईयर 10 assuming that Marian can earn 10% annual interest and 20% annual interest। सिंपल सा आपने एन्युइटी का फॉर्मूला यूज़ करना है। जो एन्युइटी सी है उसके लिए आप यूज़ करोगे ऑर्डिनरी एन्युइटी का फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला आपके पास है। ये फार्मूला लिखा है मैंने आपके लिए। जो एनविटी सी है, जो सी वाला आपका ऑप्शन है जिसकी अमाउंट $2500 है, मींस कैश फ्लो जो आपको रिसीव होंगे फॉर एन 10 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आपने यूज़ करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के पार्ट A1 में ए वाले ऑप्शन में उसने कहा 10%, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें क्या कहा है उसने 20%। मींस जो आप एनविटी सी के लिए करोगे, ऑर्डिनरी एनविटी के लिए करोगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। जो कैश फ्लोज हैं वो आपके पास 2500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास एक दफ़ा आपने 10% लेकर करना है, दूसरी दफ़ा आपने 20% लेकर करना है, एन आपके पास 10 ईयर्स है। ये आपके ऑर्डिनरी एनविटी के दो आंसर्स आ जाएंगे। जो दूसरी एनविटी है एनविटी डी, उसका फार्मूला ये है आपके पास। एनविटी ड्यू का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1+r⁻n−1/r मल्टीप्लाइड बाई 1+r। आपको पता है ये एडिशनल शेयर हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी एनविटी की बजाय जो एनविटी ड्यू होती है उसमें बिगिनिंग ऑफ द शेयर आपको कैश फ्लोज रिसीव हो रहे होते हैं। इस फार्मूला में सिंपल आपने जो है जो एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी के अलावा जो एनविटी ड्यू है, जो एनविटी डी है आपके पास, उसके लिए भी आपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में ए वाले ऑप्शन में पहले 10% लेकर करना है, सेकंड वाले में आपने जो है वो 20% लेकर करना है। अमाउंट आपकी जो है वो $2200 है जो कैश फ्लोज आपको रिसीव हो रहे हैं। एन आपके पास जो है वो कितना है 10 ईयर्स। मीन्स यहाँ पर आप एन 10 ईयर्स पुट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दफ़ा 10%, एक दफ़ा 20%, और कैश फ्लो आपका एनविटी ड्यू के लिए डी वाली के लिए उसने 2200 बताया है। तो इसके भी दो आंसर्स आ जाएंगे आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 में। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है आपकी बी, उसमें कहता है यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए टू इंडिकेट विच एनविटी हैज़ द ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 10 फॉर बोथ द 10% एंड 20% इंटरेस्ट रेट्स। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी एनविटी ड्यू है उसका आंसर हमेशा ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक साल की ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई होती है। तो जो पार्ट बी है आपका, उसमें सिंपल आप यही लिखोगे जो आपने फाइंडिंग की होगी, जो आपने फाइंड किया है पार्ट ए में। दो अलग-अलग आंसर हैं आपके पास। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है आपकी ए वाली, उसमें 1 एंड 2 आपने ऑर्डिनरी एनविटी सी के लिए और एनविटी ड्यू ड्यू डी के लिए सॉल्व किया होगा। उसे आप खुद भी देख सकते हो कि एनविटी जो ड्यू है, जो डी वाली है, उसका आंसर चाहे वो प्रेज़ेंट हो, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो, हमेशा एनविटी ड्यू जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है ऑर्डिनरी एनविटी से। क्यों? क्योंकि उसमें एक साल की जो है वो ज़्यादा कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग हो रही होती है। तो पॉइंट बी में आप ये लिखोगे। पार्ट सी में कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ एनविटीज अज्यूमिंग दैट। अब आपने जहाँ पर पार्ट ए में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया था, पार्ट सी में आपने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पुट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। फॉर्मूला में भी आपको बता देती हूँ, ये दोनों फार्मूलाज आप देख सकते हो। एनविटी सी जो है आपकी ऑर्डिनरी एनविटी, उसमें आप ये वाला फार्मूला पुट करोगे। जो आपकी एनविटी ड्यू है उसमें आपने एक एडिशनल शेयर का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर लिया है, ये आपकी डी के लिए यूज़ होगा। वही आपने एक दफ़ा 10% से डिस्काउंटिंग करनी है, एक दफ़ा 20% से डिस्काउंटिंग करनी है। इस वाले भी पार्ट सी में भी आपके पास 4 आंसर्स आएंगे। डी के लिए ये वाला फार्मूला, एनविटी सी के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ये एनविटी वाले फार्मूलाज हैं सिंपल, ठीक है। तो ये इससे आपका पार्ट सी जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब पार्ट डी में वही कहता है जो कि आपने पार्ट बी में सॉल्व किया था, कि आपने जो है जो भी फाइंडिंग्स की हैं उसको एक्सप्लेन करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एनविटी, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू हो, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन
ऑर्डिनरी एन्युटी, हमेशा एन्युटी ड्यू चाहे वो फ्यूचर वैल्यू है चाहे प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। ये आपने पार्ट सी में खुद ही देख लिया होगा, और पार्ट डी में आपने सिर्फ और सिर्फ एक दो लाइन में लिखकर उसको एक्सप्लेन कर देना है कि हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू की। उसके बाद पार्ट ई में कहता है ब्रीफली कंपेयर कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सप्लेन एनी डिफरेंसेस बिटवीन योर फाइंडिंग्स यूजिंग द 10% एंड 20% इंटरेस्ट रेट इन पार्ट बी एंड डी। बी और डी में जब आपने इंडिकेशन दी उसको, उसमें के बाद वो कहता है कि 10% और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताएं। गर्ल्स, आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू है अगर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपकी वैल्यू के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी। 10% पे फ्यूचर वैल्यू कम होगी, 20% पे फ्यूचर वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें जो कि हमने पार्ट डी में देखा था, पार्ट डी में आप ये देखोगे कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका और आपकी जो अमाउंट है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। प्रेजेंट वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट विल बी डिक्रीजेज, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो पॉइंट ई में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशनशिप बताना है फ्यूचर वैल्यू के साथ एंड प्रेजेंट वैल्यू के साथ। अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो 10% पे फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, 20% पे भी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू 10% पे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और 20% पे कम होगी। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये भी आपने अपना वर्बली लिख कर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा है। हॉल थॉमस है, एक कॉलेज ग्रेजुएट है जिसकी एज अभी 25 ईयर्स है। वो ये सोच रहा है कि वो जब एज 65 ईयर्स का हो जाएगा तब वो रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट एज नॉर्मल 65 ही होती है। अब कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो अपनी उस टाइम के बाद, क्योंकि कोई कहीं पर भी आपको जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए वो कहता है कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेता हूँ कि फ्यूचर में जब मैं रिटायर हो जाऊँ तो मुझे कुछ इनकम मिलती रहे। ही कैन डिपॉजिट $2000 each year into a tax deferred individual retirement arrangement IRA। वही टैक्स जो रिटायरमेंट अरेंजमेंट होती है अमेरिका में, ये एक वो है फंड है जिसको IRA कहा जाता है, जहाँ पर आप हर साल अपने पैसे जमा करवाते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो इससे आपको जो है ना पेंशन रिसीव होती रहती है। तो कहता है कि वो यही सोचता है कि आज जो है ना वो 2000 जमा करवाता रहे और फ्यूचर में जो है वो कोई अमाउंट रिसीव करता रहे। कहते द IRA विल अर्न अ 10% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। क्योंकि आज वो 25 साल का है, तो आज अगर स्टार्ट करेगा देन ही 40 ईयर्स बनेंगे ना। तो कहता है 40 ईयर्स के बाद जो उसको रिटर्न, मतलब 40 ईयर्स तक जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो 10% है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है इफ हॉल मेक्स एनुअल एंड ऑफ ईयर 2000 डिपॉजिट्स इनटू द IRA, हाउ मच विल बी हैव एक्यूमुलेटेड बाय द एंड ऑफ हिज 65 ईयर्स। अगर वो आज ही अपनी अमाउंट को जमा करवाता है आने वाले 40 सालों के लिए ₹2000 हर साल 2000 जमा करवाता रहेगा, तो उसके 65 जब एज हो जाएगी तो कितनी अमाउंट उसको रिसीव होगी। सिंपल आपने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाना है जो अभी मैंने आपको बताया है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का फार्मूला। आप वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि आपने अमाउंट 2000 जो है वो आने वाले अगले 65 ईयर्स तक जमा करवानी है। मींस आज आपकी एज 25 है, जब आप 65 ईयर्स के हो जाएंगे तो इनके दरमियान में कितना स्पैन बन रहा है, 40 ईयर्स का ना। एन आपका हो जाएगा 40 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दिया है, आर है आपके पास 10%। अमाउंट जो कि आपने कैश फ्लो जमा करवाते रहना है वो है $2000। और उसके बाद वो 2000, उसके बाद वो कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, एट द एज ऑफ 65 व्हाट विल बी द अक्यूमुलेटेड अमाउंट। अमाउंट जो इकट्ठी होगी वो कितनी बनेगी। तो आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी फॉर 40 ईयर्स कैलकुलेट करनी है। फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का यूज़ करोगे, CF मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय आर। ये आपका एनविटी का फार्मूला होता है। पार्ट ए आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी में आ जाते हैं। कहता है हॉल जो है, जस्ट अ सेकेंड, कहता है इफ हॉल डिसाइड्स टू वेट अंटिल एज 35 टू बिगिन मेकिंग एनुअल एंड ऑफ ईयर 2000 डिपॉजिट्स। मतलब अगर हॉल जो पर्सन है
वो अभी नहीं करवाता क्योंकि आज उसकी एज अभी 25 है। वो सोचता है कि जब मैं 35 का होऊँगा ना, तब मैं जो है ना वो 2000 जमा करवाना स्टार्ट करूँगा। तो कहता है हाउ मच विल हैव एक्यूमुलेटेड बाय द एंड ऑफ हिज 65 इयर्स। तो जब वो 65 इयर्स का हो जाएगा तो उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? अब खुद सोचें, अगर मैं आज जमा नहीं करवाता जब मेरी एज 35 होगी, तो 35 से 65 तक जाने में कितने ईयर्स हो गए? 30 इयर्स। जो आपने पार्ट ए में फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर 30 इयर्स। ठीक है, वो आपने कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है आपके पास 10%। सीएफ आपके पास वही है $2000। ठीक है, सेम वही आपने यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ एन आपका चेंज होगा क्योंकि वो ये कहता है कि जब आप 35 इयर्स के हो जाओगे तब आप अगर करवाते हो, तो सिर्फ एन ही चेंज हुआ ना, 10 साल डिले किया है आपने। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है यूजिंग योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड बी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिलेइंग मेकिंग डिपॉजिट्स इनटू द आईआरए फॉर 10 इयर्स। अगर वो 25 की बजाय 35 में जमा करवाता है तो डिले का क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि आपने कैलकुलेट किया है। जो पार्ट ए में किया था वो 40 इयर्स के लिए किया था, पार्ट बी में जो है वो 30 इयर्स के लिए आपने अमाउंट को एक्यूमुलेट किया है। तो अब पार्ट सी में कहता है कि आप डिफरेंस बताएं ऑन द अमाउंट एक्यूमुलेटेड बाय द एंड ऑफ हाफ ऑल 65th ईयर। जब वो 65 ईयर्स का हो जाता है तो इन दोनों मोड्स में डिफरेंस कितना बनता है? पहले तो आप इन दोनों के आंसर्स करोगे कैलकुलेट एनविटी का फॉर्मूला लगा के। जो भी अमाउंट आती है आप खुद देखोगे कि फ्यूचर वैल्यू जब आप ए वाले में यानी कि 40 ईयर्स पे कैलकुलेट करोगे उसका आंसर ज़्यादा होगा। जो आप 30 वाले पे कैलकुलेट करोगे जब आपका एन 30 होगा, आपका आंसर क्या है? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपकी एक तो 2 चीज़ों की वज़ह से आपका आंसर कम आएगा। ये तो आप कैलकुलेट करोगे तो आप खुद ही देख लोगे कि आपका आंसर 40 वाले में ज़्यादा है, 30 वाले में कम है। डिफ़रेंस किस वज़ह से है? एक चीज़ तो आपके एन की वज़ह से, एन की वजह से 10 साल आपने डिले किया है, 10 ईयर्स तक आपने $2000 जो था आपने जमा करवाना था वो नहीं करवाया। मतलब अगर मैं 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, जो मैंने जमा 10 सालों के लिए नहीं करवाया, तो वो कितने बन जाते हैं? $20,000। मतलब मैंने $20,000 अपने अकाउंट में जमा ही नहीं करवाए। तो एक तो वो डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस कैसे बनेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। 10 साल की कंपाउंडिंग भी तो नहीं ना हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 10% है अगर, तो 10 सालों के लिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% भी रिसीव नहीं हुआ। तो एक तो ना जो है जो डिफरेंस आया है, जो भी आप देखोगे दोनों अमाउंट्स में 40 ईयर्स की ज़्यादा होगी, 30 वाले की कम होगी। दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट बनेगी उनका माइनस लिखकर जो भी डॉलर अमाउंट बनेगी उसको लिखोगे आप। द डिफरेंस इज़ बिकॉज़ ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 10 ईयर्स के लिए मिलना था वो मैंने खो दिया है, वो मुझे नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि मैंने 10 सालों में अपने जो कैश फ्लोज़ जमा करवाने थे वो भी जमा नहीं करवाए, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद कहता है रीवर्क पार्ट ए, बी एंड सी assuming that Hall makes all deposits at the beginning rather than end of the year। अब आपने जो फार्मूला अभी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का लगाया था ऑर्डिनरी के लिए, अब आप उसको किसके लिए यूज़ करोगे? एनविटी ड्यू के लिए। पार्ट डी में सिंपल आपने फ्यूचर वैल्यू के फार्मूला जो आपने इधर यूज़ किए थे दोनों, सी एफ मल्टीप्लाइड बाई 1 + r रेज टू पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर के साथ एक नया फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है 1 + r। मतलब यहाँ पर आपने एनविटी ड्यू कैलकुलेट करनी है पार्ट डी में। वही जो आपने एनविटी ड्यू पार्ट ए वाला 40 जो है आपके नंबर ऑफ टाइम है, n इज इक्वल टू 40, रेट इज इक्वल टू 10% और जो अमाउंट है वो 2000। और जो आपका पार्ट बी था उसमें n आपका 30 है। वही आप सारा काम करोगे लेकिन एनविटी ड्यू के लिए करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो उसमें वो कहता है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स। मतलब यहाँ पर आपने एन कैलकुलेट करना है, वो पहले ही बता रहा है, एन हमें नहीं दिया होगा। कहता है यू वांट टू बारो $6 लाख टू बाय एन अपार्टमेंट एंड यू कैन ओनली अफोर्ड $4,000 अ मंथ टू रीपे द लोन। 4000 अ मंथ टू रीपे द लोन। मतलब आपने हर महीने 4000 जमा करवाना है, मीन्स ये एनविटी है। सपोज द बैंक चार्ज यू अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% विद मंथली कंपाउंडिंग। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू पे द लोन। आपको कितना टाइम लगेगा इस लोन को री पर पे करने के लिए। आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का फार्मूला यूज़ कर लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फार्मूला यूज़ कर लें, दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा। ये मंथली कंपाउंडिंग है। मंथली कंपाउंडिंग में आई को आप जो है वो डिवाइड कर देते हो
एम के मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मंथ है तो 12 होगी ना, तो आई को 12 से डिवाइड करोगे, एन को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एन आप खुद कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करें और मुझे बताएं।